चलिए वीएलए अंबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और अब उनका स्वागत करते हैं। मैम, नए साल की आपको, आपकी टीम को, आपके पूरे परिवार को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद ये करते हैं कि आपके बताए गए शेयर हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो को जगमगाते रहेंगे और 2026 में 2025 की तरह ही बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न जो है वो आप देने में अपने एनालिसिस से कामयाब रहेंगी। तो पहले तो नए साल की पहली राम राम आपको, नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर आपको, आपके परिवार को। क्या लग रहा है मैम? थैंक यू सो मच। आपको भी, आप बोनस की पूरी टीम को और हमारे सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सिंपली यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आप लोग जो अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, वो सब आपको मिले। सो ऑन दिस नोट, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल फैमिली मेंबर्स एंड ऑल दिस व्यूअर्स। और मैम, पहली टिप्पणी आपकी, अब बाजार पे नए साल की पहली टिप्पणी क्या रहेगी? क्या लग रहा है आपको? क्या यहाँ पर बाजार में 2026 किस तरीके का प्रदर्शन कर सकता है? कल हमने देखा, जैसा कि मेरी कामना थी, उम्मीदें नहीं थी, मेरी कामना थी कि 26,100 के ऊपर की क्लोजिंग हो जानी चाहिए, वो हो गई। आज क्या 26,200 की जो रेजिस्टेंस एक बनी हुई है, क्या उसको पार कर पाएगा निफ्टी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। बार बार वहीं जाके रुक रहा है 195, 197। क्या एक्सपेक्टेशन आपकी? हालांकि वॉल्यूम लो है, इसलिए असली परीक्षण तो बाद में ही होगा, आने वाले दिनों में जब एफआईज लौटेंगे, लेकिन फिर भी आपकी राय? देखिए, मेरी राय, एक आउटलुक जो हमने बात किया था कि अगर किसी भी डिप की, किसी भी रीजन की वजह से 25,500 आता है, 25,600 आता है, तो वो बाइंग करने लायक जोन होगा। बट जो पूरा आउटलुक है, इसके रीजन कुछ भी बन सकते हैं, जैसे कि आपका जो ट्रेड पैक्ट होंगे, जो बजट वाले दिन, तो किसी भी अगर कोई टर्बुलेंस आता है और उसकी वजह से 25,500 600 आपको मिलता है, तो उससे मैं डरिएगा मत। अगर आप इंडेक्स में ईटीएफ वगैरह करते हैं तो वो एक बहुत बढ़िया लेवल आपके लिए बनेगा। नाउ ऑन दिस आउटलुक जो इंडेक्स को लेकर के, वो अभी भी पॉजिटिव है एंड उसका जो सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर आगे भी रहेगा वो रिलायंस रहने वाला है। सो निफ्टी इंडेक्स को लेकर के पॉजिटिव आउटलुक है, इंडेक्स मिड कैप्स को लेकर के पॉजिटिव आउटलुक है। और अब अगर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी सिर्फ आप ईटीएफ्स इंडेक्स को ना ट्रैक करते हो, आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ले रहे हैं, तो सबसे पहले सेक्टर को चुनना और सेक्टर के साथ आप अपने स्टॉक्स की एनालिसिस को, जो भी आपको पसंद है, आप उसमें कर सकते हैं। बट पॉजिटिव फॉर 2026 मार्केट जो है पॉजिटिव रहने वाली है एंड मेजर कंट्रीब्यूशन जो अभी भी रहेगा वो इस साल भी रिलायंस का बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और रिलायंस का नाम आपने लिया, आज बिल्कुल अपने न्यू हाई के नज़दीक पहुंच चुका है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे मैम। कि जरा एक बार एक टिप्पणी कर ही दीजिए पहले रिलायंस को, उसके बाद से अगला सवाल आपसे करते हैं और फिर दर्शकों की टिप्पणियाँ भी लेंगे। लेकिन रिलायंस इस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है और आपने कहा कि 2026 में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद जो है यहाँ पे की जानी चाहिए। क्या व्यू होना चाहिए मैम? और अभी तक जिनके पोर्टफोलियो में, हालांकि ज़्यादातर के हैं, पर काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में, जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है, क्या उनको करंट लेवल पे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 1592 ये जो है 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर इसने आज बनाया है। एब्सोल्युटली यस। और इसके रीजन दो हैं, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो फिर समय आज थोड़ा सा कम है, बट इसके दो रीजंस हैं। एक तो आपको एब्सोल्यूट प्राइस चार्ट पर इसमें अपसाइड की मूवमेंट दिखेगी। सेकंड रीजन कि जो इसमें वैल्यू अनलॉकिंग की जो एक्सपेक्टेशन है, वो 2026 वाले इन्वेस्टर्स जो होंगे उनको बहुत लाइकली है कि मिले। तो आप इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न ऑन प्राइस एंड वैल्यू अनलॉकिंग, इन दोनों रीजंस के लिए बिल्कुल स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर नहीं आए हैं, डोंट मिस इट, फिर आने के चांस बनते हैं। करंट प्राइस पर भी लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस मैं फिर भी आप लोगों को एक देना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत चला है ये स्टॉक अभी, बट उतना नहीं जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है। सो आई एम सीइंग रिलायंस टू ट्रेड 1720 से लेकर के 1900, बहुत बड़े टारगेट से रिलायंस जैसे स्टॉक के लिए, तो आप इनकी तैयारी में बिल्कुल रह सकते हैं। नाउ द स्टॉप लॉस दैट वी गोट टू मेंटेन इज 1420, दैट्स मोर देन इनफ। चाहिए, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच हमारे चैट बॉक्स में एक पोल भी चल रहा है मैम, और वो पोल ये चल रहा है कि 2026 में कहाँ मिलेगा शानदार रिटर्न। और अभी तक जो वोट्स पड़े हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हो रही है वो हो रही है पावर स्टॉक्स को लेकर के। 36% जो हमारे दर्शक हैं वो मान रहे हैं कि पावर स्टॉक 2026 में ज़्यादा बेहतर करने चाहिए। अभी इससे पहले सेकंड नंबर पे आईटी चल रहा था, लेकिन अब आईटी आ गया है थर्ड नंबर पे, क्योंकि सेकंड नंबर पे कब्जा कर लिया है डिफेंस स्टॉक्स ने। 25% लोग उन्हें वोट कर रहे हैं। आईटी स्टॉक्स को लेकर के 20% लोग बुलिश हैं और रेलवे स्टॉक्स पे 19% लोग बुलिश हैं। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगी? इनमें से कोई थीम आपको पसंद है क्या? आगे आपसे और डिस्कशन करेंगे जी।
मैं एक ही थीम को नहीं, मेरी नजर में कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें 5 सेक्टर मैंने फाइंड आउट किए हैं विपुल जी, जो कि अगले 2026 में परफॉर्मिंग सेक्टर्स बनने वाले लगते ये हैं मैं मुझे। सोच रहा था ना कि जब हमारे अपने सेगमेंट शुरू करें उस सवाल के जवाब में, तो वो हम चूंकि अलग से अपलोड करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जब वो सेगमेंट देखेंगे तो अपना पोर्टफोलियो Alright. बना लेंगे, तो वो इसलिए मैंने सोचा। इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है क्या? आईटी, पावर, रेलवे, डिफेंस, आप इनमें से 4 में से अगर एक को चुनना हो और आप अगर वोट कर रही हो, तो आपका वोट किसको IT जाएगा? मैं पहली एनर्जी को दूंगी, दूसरा वोट मेरा आईटी को जाएगा और थर्ड मेरा जाएगा डिफेंस को। तो एनर्जी इज मोस्ट प्रायोरिटी अभी के चलिए, लिए। ठीक। हाँ, तो वही दर्शक भी हमारे कह रहे हैं जो आप कह रही हैं। तो आप लोगों की दोनों की राय मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। दर्शक भी 38% वोट जो है वो अब पावर को मिल रहा है, और डिफेंस और आईटी को लेकर के जद्दोजहद बनी हुई है 24%, 21%। रेलवे सबसे पीछे है, लेकिन उसको भी 18% वोट मिले हैं। चलिए, अब थोड़ा सा मैम, सबसे बड़ी रुकावटें वो आपको लगता है क्या हो सकती हैं? क्या ट्रेड डील ना होना एक बड़ी रुकावट हो सकती है? अभी 10 दिन बाद जो Q3 रिजल्ट्स आने वाले हैं उससे बहुत एक्सपेक्टेशन है। क्या वहाँ से अगर थोड़ी निराशा हुई तो बाज़ार के लिए निगेटिव हो सकता है? या फिर बजट 2026 जो कि फरवरी में ही है, वहाँ पे अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो निराशा हो सकती है? निगेटिव क्या हो सकता है बाज़ार के लिए अगर हम 2026 की बात करें तो? मैं बजट को नियर टर्म में, क्योंकि बजट 1 साल का होता है और हम 2026 तक की ही बातें कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी छोड़ ट्रेड पैक्ट लॉन्ग टर्म की बातें होती है, मतलब वो अगर ट्रेड पैक्ट साइन हुए तो थोड़ी लंबी अवधि के लिए चलते हैं। सो सबसे पहला जो ट्रिगर मार्केट के लिए जो होगा, और वो एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट देगा ना कि लॉन्ग टर्म, जो कि सेक्टर्स के सेंटिमेंट्स को बदलेगा, वो है बजट। बजट अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, इंक्रीज वाला नहीं हुआ, जो भी सेक्टर्स में जो पिछला अलोकेशन दिया गया था, अगर हर सेक्टर को उतनी ही तवज्जो और एप्रिसिएशन नहीं दिया गया, तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। और वो एक शॉर्ट टर्म कुछ भी अगर एक सेंटीमेंट, वो एक शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस होगा, पर्टिकुलर सेक्टर पर अगर इंपैक्ट पड़ता है तो आप लोग बजट को ध्यान से देखें। रही बात एज फार एज द ट्रेड पैक्ट, तो ट्रेड डील को लेकर के देखिए, पानी को कोई रोक नहीं सकता, एक बड़ी बात यह है। और मार्केट में जो हमारी डिमांड है, कहीं ना कहीं जो हम लोग हाथ पैर मार रहे हैं बीइंग एन पॉलिसी मेकर, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमारे सबसे बड़ा जो हमारा सपोर्ट है हमारे जीडीपी को लेकर के, दिस इज यूएसए ओनली, लेकिन फिर भी हम नए नए मार्केट को, नए ट्रेड पैक्ट्स की कोशिशों में हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट को समझ में आ रहा है कि ट्रेड पैक्ट उतने सूदिंग, कंफर्टेबल नहीं होंगे जितना कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उसके लिए जो एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी हो रही है, उसका बहुत सडन, बहुत लॉन्ग इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेक्टर्स ऑलरेडी समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को ऑलरेडी प्राइज इन कर लिया गया है। सो इन माय ओपिनियन ट्रेड पैक्ट अभी के लिए सेकेंडरी होगा। फिलहाल के लिए हमारा जो बजट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मार्केट दूसरी ढूंढ ली जाएंगी। चलिए, ठीक है मैम। और अब जो है जो हमारे परंपरा है इस कार्यक्रम की कि पहले कुछ एक दर्शकों के प्रश्नों को तरजीह देते हैं और उसके बाद से आज की पहली थीम शुरू करेंगे मैम। लेकिन पहला सवाल, कल हम लोगों ने एक स्टॉक डिस्कस किया था, उसको लेकर के काफ़ी लोगों की टिप्पणी आई है। पूजा जी हैं, साहिल खान साहब हैं, वो है HEG। HEG साहिल खान साहब कह रहे हैं 626 पर बाय करके रखा हुआ है, कह रहे हैं 10-15 दिन के लिए लिया हुआ है। मैम, स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए। पूजा जी कह रही है मैम कल आपने HEG बाय करने के लिए सजेशन दिया था, मैंने 661 पे, कब 661 पे था मुझे याद ध्यान नहीं, कह रहे हैं कि अभी बाय कर सकते हैं क्या? अच्छा, इन्होंने लिया नहीं है, अभी बाय कर सकते हैं क्या? मैम, क्या सलाह रहेगी दोनों लोगों के लिए, एक जो खरीदना चाह रहा है और एक जिन्होंने 626 पे बाय कर रखा है, वो स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाह रहे हैं 10 से 15 दिन के लिए। इन दोनों के लिए क्या सलाह, क्या सुझाव आपके? देखिए, इसमें आप 560 रुपए का स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस है 80 पॉइंट के लगभग का, 70 पॉइंट के 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मेंटेन कर सकते हैं, तो आप इसमें बने रहिए। और इसमें जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन भी आप रखेंगे वैसी ही है, क्योंकि स्टॉक का नेचर वैसा है कि छोटे पॉइंट्स में ये काम नहीं कर पाएगा। सो इसमें 620 पर ये चल रहा है, 685 फर्स्ट टारगेट, 750 दूसरा टारगेट, और ये व्यू भी 3 हफ्ते तक का ही है। तो आप इसको फिलहाल बने रहिए। थोड़ा बहुत अगर आप में अगर आपके पास में फंड्स का प्रोविजन है तो आप थोड़ा बहुत कोशिश करें, अगर आ जाए तो 590 के आसपास एडिशन करने का, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, ओवर एक्सपोज मत करना, क्योंकि स्टॉक अभी ओवरबॉट है। तो ये एक व्यू है जिसमें आप फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं। और फ्रेश बाइंग के लिए अगर आप देखें तो 590 ज्यादा कंफर्टेबल प्राइस है, लेकिन 620 भी थोड़ा बहुत एडिशन के लिए ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत एडिशन यहाँ पर किया जा सकता है 620 पे। 590 ज़्यादा बेहतर जगह है जहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। तो दोनों तरह के लोगों के लिए राय यहाँ पर मिल गई है। एक हमारे विजय
मकवाना जी हैं। विजय मकवाना जी मॉसशिप को लेकर के परेशान हैं, कह रहे हैं सर 243 पे बाय किया हुआ है, अभी क्या करना चाहिए। मॉसशिप बीच में काफ़ी अच्छा चला, काफ़ी इस थीम के बारे में चर्चा हुई, लेकिन एक बार टूटा तो उसके बाद से कोई खास रिकवरी नहीं आ पाई। अब 204 के आसपास ट्रेड करता हुआ मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बीते एक महीने में 4-5% करेक्ट हुआ है, इनकी खरीद भी 243 के आसपास है, करीब 40 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। क्या करें, बैठे रहें, अभी बने रहें इसमें? फिलहाल होल्ड करिए, और ये जो डिफेंस रेलवे रिलेटेड जो स्टॉक्स है ना, थोड़े बहुत चलेंगे, ईएमएस वाले स्टॉक थोड़े से चलेंगे, लेकिन अपना समय डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सेक्टर रोटेशन होती है। तो फिलहाल वो सेक्टर रोटेशन मुझे इनमें नहीं लगती, लेकिन ये चलेंगे आफ्टर सर्टेन पीरियड। सो और अभी भी अगर हम मॉसशिप को देखें तो अपने आईपीओ प्राइस के आसपास ही है ये, और यहाँ से थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर और डिप पॉसिबल है, विच इज लाइकली टू बी मैक्सिमम टू 185। तो आप बस उस तैयारी में रहिए कि अगर 185 पर आए, उससे पहले एडिशन एवरेज करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्यू है कि आप इसको 3 क्वार्टर्स का समय देंगे तो ये आपको वापस एक प्रॉफिटेबल एग्जिट बना करके दे सकता है। सो होल्ड इट, और इसमें जो पॉसिबल टारगेट मैं देना चाहूंगी यहाँ पर 240 ऑनवर्ड्स अप टू 265 के होंगे। सो आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट यहाँ पर बन जाएगा। न्यू एडिशन बिफोर 185 नहीं करना है। ठीक मैम, एक बहुत सारे शुभकामना संदेश भी हैं। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं अंबाला बहन और आपके समूह के सभी सदस्य व उनके पारिवारिक सदस्यों को आंग्ल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत अच्छी हिंदी लिखी सर संजय सर ने। और इसके अलावा महेंद्र जी कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारे लोगों की, तो आप सभी को हाथ जोड़ करके नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के असली साल बहुत बेहतरीन साबित हो। और कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने काफ़ी सारी शुभकामनाएं दी हैं। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं उन सबको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मैम, महेंद्र जी का सवाल ले लेते हैं। वरुण बिवरेजेस को लेकर के है, काफ़ी इसने थोड़ा सा परेशान भी किया 2025 में। अब इन्होंने 625 के भाव पर लिए हुए हैं, 90 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं कि क्या अब एवरेज कर सकते हैं वीबीएल को लेकर के? अभी आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है मैम? 488 के आसपास है, खरीद का भाव इनके काफ़ी ऊपर है, थोड़ी बहुत रिकवरी आई है लोअर लेवल से, क्या करना चाहिए? इसमें फ्रेश बाइंग का भी व्यू है। सो यस, एडिशन करना है, सो दिस इज द टाइम जहां पर आप थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। 488 के आसपास में है, एंड यहाँ से जो अपसाइड की मूवमेंट, आपकी बाइंग तो ऊपर की है, लेकिन यहाँ से जो अपसाइड की मूवमेंट है वो 535 से लेकर के 600 तक आपको मिल सकती है। सो जिन लोगों को फ्रेश बाइंग के लिए कोई स्टॉक ढूंढना है और आज खरीदना है, VBL कुड बी वन। और इसमें जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड इज एक्सट्रीमली फेवरेबल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट इज एक्सट्रीमली गुड। सो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 450 का है, 488 के आसपास आपकी एंट्री बनती है, 535 से 600 के टारगेट है, और जो नजरिया है वो 6 महीने से लेस का है, यानी मैक्सिमम 6 मंथ। चलिए ठीक है मैम, और एक काउंटर और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, दूसरा बाद में डिस्कस कर लेंगे। अरमान अली साहब जानना चाह रहे हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज को लेकर के, कह रहे हैं कि क्या करें, आज नीचे आ रहा है। इस पर कॉल भी थी, कल भी सवाल आपसे मैंने पूछा था, अभी भी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, तो थोड़ा सा लोग पूछते रहते हैं। 255 के आसपास है, हालांकि ज़्यादा नहीं, कुछ नीचे आया है, 0.25% के आसपास की गिरावट है, 1-2 रुपये नीचे आया है। क्या टिप्पणी रहेगी मैम, वीएसटी में अभी होल्ड करें? वीएसटी 257 पर सजेस्ट किया है, 2 रुपए नीचे है, मतलब उतना इंपेशेंस नहीं होना है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है आपका यहाँ पर, जबकि जो आपके टारगेट्स है वो बहुत अच्छे बन सकते हैं। सो फिलहाल होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रखिए ध्यान में, जो मैंने दिया है 240, मेरे ख्याल से 240 रुपए का स्टॉप लॉस था, या फिर 245, बट 245 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप थोड़ा सा डर लग रहा है तो 245 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो, उससे नीचे मत रखिए। बट इट इज अ पॉसिबिलिटीज, आप बहुत ही टर्न अराउंड स्टॉक को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। सो टाइम लग सकता है, लेकिन जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो बेटर होगा। अच्छा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। असल में जब आपने बात मेरे ख्याल से परसों की थी या नरसों, तो तब ये खबर नहीं थी, लेकिन अब चूंकि अब नई एक्साइज ड्यूटी लग रही है सिगरेट पर, तंबाकू से जुड़ी हुई जो कंपनियों को लेकर के, आईटीसी में प्रेशर है, गॉडफ्रे फिलिप्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको हम अपनी थीम में डिस्कस करते, लेकिन एक टिप्पणी है कि मतलब वीएसटी को लेकर के क्या अब उतना पॉजिटिव है माहौल, क्या टिप्पणी रहेगी? हालांकि इनका पूरा फोकस उस पर नहीं है, लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियां जो कि पूरे उस तरीके से कारोबार में, वहाँ तो ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या व्यू में कोई बदलाव तो नहीं करना चाहिए अभी?
नहीं, अभी नहीं, जरूरत नहीं है। 73% इसका बिजनेस सिगरेट से ही आता है। और देखिए, सिगरेट इज नॉट समथिंग जो मैं मतलब सब्स्टिट्यूट जैसी चीजें नहीं है इसमें। इट्स अ लत वाला प्रोडक्ट, एडिक्टेड प्रोडक्ट, एडिक्शन प्रोडक्ट है। तो इसमें प्राइसिंग जो होती है ना, मतलब मान लीजिए मैं मेरे एक एग्जांपल लेती हूँ, दो मैं स्मोकिंग लिकर इन सबसे दूर हूँ, बट स्टिल मान लीजिए कि अगर मुझे इसकी आदत है तो मैं एक समय को कुछ कम खा लूंगी, लेकिन क्योंकि मेरी बॉडी डिमांड कर रही होगी, मेरा दिमाग डिमांड कर रहा होगा, तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए वाला प्रोडक्ट होता है। सो इसमें क्या होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, उसका लंबे समय तक आपकी प्रोडक्ट की सेल्स पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो प्रोडक्ट को समझो, सिन कैटेगरी का प्रोडक्ट है, एडिक्शन वाला प्रोडक्ट है, इसकी वजह से आपको इसमें आने वाले समय में भी सेल्स पर बहुत ज्यादा फर्क नेगेटिव नहीं दिखेगा। सो दिस इज द आउटलुक अबाउट द इंडस्ट्री एंड दिस न्यूज। और इस न्यूज का जो फायदा है, कंपनीज के ऊपर कम, एंड यूजर के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है कि भाई तुम जानबूझ के मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन कम मरो। वेल और वैसे भी जो जीएसटी कम किया गया, देखिए घर चलाने को, गवर्नमेंट चलाने को पैसा चाहिए। सो कुछ ऐसी कैटेगरी बचती हैं, कुछ ऐसे डार्क एरियाज हैं जैसे कि सिन गुड्स हो गए, जहां पर आपको एक अच्छा रेवेन्यू मिल जाता है, बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है यहाँ से। सो स्टॉक स्पेसिफिक आउटलुक नहीं बदला है। इंडस्ट्री को समझते हुए आप बॉटम फिशिंग कर रहे हो वीएसटी इंडस्ट्रीज में, जबकि जो बाकी स्टॉक्स हैं, जो इसके दूसरे स्टॉक्स है, आईटीसी हो गया, गॉडफ्राई हो गया, ये सारे स्टॉक्स अभी थोड़े ओवरबॉट है वीएसटी की कंपैरिजन में। बेटरली यही लग रहा है। चलिए, ये आपने सही कहा कि सरकार ने जीएसटी कट किया है तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से तो होगी। अब कुछ लोगों को त्याग तो करना पड़ेगा देश चलाने के लिए, तो वही लोग देश चलाएंगे। तो बहुत लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। लेकिन निफ्टी दिखा दीजिए एक बार, इंट्राडे लो पे है, ऊपर की तरफ ये जो बड़ी रेसिस्टेंस है 26,200, ये अभी भी बाज़ार के लिए बाधा बड़ी बनी हुई है। देखिए वहीं पर 197 का हाई लगाने के बाद वहां से टूटा है। अब ये देखना होगा कि इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है या ये अभी भी बड़ी बाधा बनी हुई है। तो वो अभी के लिए तो फिलहाल के रेजिस्टेंस जो है वो होल्ड कर रहा है। चलिए आज का जो है हमारी थीम, पहली थीम शुरू करते हैं। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे और ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ साथ 2026 के पसंदीदा शेयरों, 2026 के पसंदीदा स्टॉक्स, सेक्टर्स, इन तमाम शेयरों पर बातचीत करेंगे। अब मैम आप बताइए कि अगर 2026 में आप जो अभी बता रही थी कि आपने कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो वो कौन से होंगे? मैं चाहता हूँ कुछ शेयर भी आपके साथ डिस्कस करूँ, इसलिए हम चाहेंगे कि उत्तर थोड़े थोड़े छोटे रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो आपके 8 मिनट बचे हैं उसका हम लाभ ले सकें। जी मैम, तो पहले सेक्टर्स। जी ठीक है, तो देखिए 6 सेक्टर्स हैं, अपने हिसाब से रोटेशन करिए, लेकिन मैं प्रायोरिटी भी दे दूंगी कि कौन से 2 टॉप रह सकते हैं। ठीक। एनबीएफसीज है, मेटल्स है, आईटी, मीडिया, फार्मा एंड एनर्जी। ये 6 ऐसे सेक्टर्स है जिस पर मेरा फोकस रहेगा, और जहां मौका मिले इन स्टॉक्स में, इन सेक्टर्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम लोग लेंगे। सो ये 6 सेक्टर्स पर नजर बना करके रख सकते हैं। एनबीएफसी, मेटल, एनर्जी, आईटी, ये 4 हो गए। 2 और कौन से बताया आपने? मीडिया एंड फार्मा। मीडिया एंड फार्मा, यहाँ पर भी नज़र रखें। चलिए ठीक है मैम, मीडिया, फार्मा, आईटी, एनर्जी, मेटल, एनबीएफसी। चलिए ठीक है, ये जो है 6 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे 2026 में अंबाला जी को ऐसा लगता है कि ये बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी पोजीशन होनी चाहिए। अब इसमें आप कुछ टॉप 2 बताने वाली थी। टॉप 2 में मेरी नजर में यहाँ पर अभी आपका एनर्जी रहेगा और आईटी रहेगा। पावर तो और आईटी, ठीक है, पावर और आईटी पे रखिए फोकस। यहाँ पे अगर इन 6 में से इन 2 में भी आपकी पोजीशन है तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये आईटी आपकी स्क्रीन पर, और 2025 में अभी हम दिखा रहे थे कि अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और इन दोनों सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया है। तो ये 2 सेक्टर 2026 में आपकी थीम हो सकते हैं। यहाँ पर जो है बेहतर रिटर्न पूरे साल भर के लिए, जो लोग ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 1 साल के नज़रिए से, उनके लिए यहाँ पर जगह है, मौका है। मैम, सुबह के शो में आपने कुछ एक शेयर भी रिकमेंड किए थे और हमने उसके एक प्लेट भी बनवाई है। मैं चाहूँगा कि वो नाम जो है आप एक बार बता सकें, ताकि जो है उसको हम स्क्रीन पर भी दिखा दें कि जो लोग अपने पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2026 के लिए रिव्यू करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है कौन कौन से शेयर होने चाहिए। ये देखिए स्क्रीन पर है। मैम आप अपने मुखार बिंदु से जरा इनका नाम ले लीजिए, बाकी हमारे दर्शक तब तक ये नाम सामने है, इसको आप नोट कर लीजिए। जी मैम। जी देखिए, ऑरेंज सीमेंट है, टीना रबर है, राजेश एक्सपोर्ट है, ब्लू स्टार है, ग्रो, नैम इंडिया, बीएससी एंड हिंद कॉपर, हिंद जिंक, शक्ति पंप, इरेडा, पीएनबी, सेल, रिलायंस एंड टेनको इंडस्ट्रीज।
तो ये कुछ ऐसे 14 स्टॉक्स हैं जो कि मेरे रडार पर हैं, और अगले 1 साल के नजरिए से अगर मैं देखूं तो ये निफ्टी इंडेक्स को बीट करने के दम रखते हैं ये स्टॉक्स, CAGR मतलब एनुअल रिटर्न के बेस पर, और एक अपसाइड की पोटेंशियल इन सब में है। कुछ स्टॉक्स अभी थोड़े से ओवरबॉट है जो कि मेटल्स में है, तो मेटल में थोड़ा सा आप पुल बैक में सिप मोड पर खरीदारी करें। बाकी स्टॉक्स को अगर मैं देखूं तो फिलहाल के करंट प्राइस पर 2026 के अंत होते होते बढ़िया प्राइस पर अभी भी है, तो फ्रेश एंट्री यहाँ पर बनती है। बस मेटल्स में थोड़ा सा सिप का व्यू रखिएगा, दैट्स इट। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, सेल, इसमें अभी मतलब सिप का व्यू रखिए, बहुत बड़ी पोजीशन ना बनाइए, काफ़ी रैली आ चुकी है, ये सलाह है। लेकिन इसके अलावा ओरिएंट सीमेंट, ब्लू स्टार, PNB, टेनको क्लीन एयर इंडिया, टीना रबड़ जैसे शेयर करंट लेवल पे भी खरीदे जा सकते हैं 1 साल के नज़रिए के साथ। कल मत पूछिएगा कि आज तो 2% नीचे आ गया, आधा % नीचे हो गया, लेकिन ये 1 साल। इरेडा पावर के अंदर काफ़ी चांसेस हैं और पिछले 2-3 दिन के अंदर अच्छा मोमेंटम भी रहा है। ग्रो में मैम को लग रहा है कि अच्छा ग्रो कर सकता है आपका पोर्टफोलियो। BSE अच्छा रिटर्न दे सकता है, 2025 में भी अच्छा परफॉर्म किया, 2026 में कंटिन्यू रह सकता है। रिलायंस में अच्छे रिटर्न की उम्मीद कार्यक्रम के शुरू में ही बताई मैम ने, और ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो मॉडल पोर्टफोलियो अंबाला जी ने बनाया है, इस पर आप रखिए नज़र। इसमें मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है कि हर तरीके के सेक्टर्स, हर तरीके के कैप के शेयर्स जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न की अगर 10-12 शेयरों का अगर एक समूह बनाना हो थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप 2026 के लिए निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे निगाह रख सकते हैं। चलिए अब बचे हुए हैं कितने मिनट, 4 मिनट मैम आपके लिए। उसके बाद से जो है 2 और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन आज की जो थीम चल रही है उसमें मैम कल एक खबर आई वोडाफोन को लेकर के, और वोडाफोन आपसे डिस्कस ना हो, आप और एक रचित जी, 2 लोग काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं इसको लेकर के। कल खबर आई, क्या धुआं, मतलब इतनी लोगों की धड़कनें बढ़ गई। पहले तो मतलब लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए, पहले 10%, फिर उसके बाद से जो है 15% का लोअर सर्किट। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आ गई कि प्रमोटर से इनको 5,388 करोड़ जो है करीब जो है वो मिलेंगे, और आपको बता दें कि ये इसी साल मिलने वाले हैं। ये पहले की पुरानी डील है, कोई ऐसा कुछ नया वो नहीं है इसमें, लेकिन ये अब जो है कि इसी साल मिलने जो अगले 12 महीनों में जो है एक बड़ी रकम करीब 3,000 करोड़, 2,800 समथिंग करोड़ जो है वो इस साल मिलेगी। विलय से जुड़ी हुई देनदारियों के बदले ये रकम जो है कंपनी को मिलनी है। 2017 में वोडाफोन और आइडिया के बीच में जो विलय हुआ था उसकी शर्तों का अब जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा। आपको बता दें कानूनी, टैक्स या रेगुलेटरी देनदारी के निपटारे के मकसद से यह समझौता हुआ था, और क्या शानदार रिकवरी है। ऐसा लगा था कल तो कि 9 रुपये तक पहुंच जाएगा, लेकिन कल भी अच्छी रिकवरी आ गई लास्ट टाइम पे, और अब फिर से 11 के ऊपर। मैम क्या आपकी रणनीति में, आपकी सोच में वोडा को लेकर के कोई बदलाव आया है? और अभी जिनके पास नहीं है और कल की वोलेटिलिटी और तमाम चीज़ों को देख करके वो अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी? करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या, नए उच्चतम स्तर बनते हुए 6% ऊपर? यस और मैं आपके माध्यम से ना एक सवाल तो पूछूंगी सबसे, जो भी लोग रेगुलरली हमें वोडाफोन के व्यू को ट्रेड करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, कल ये 10 से 10:30 के बीच में आया, क्या आपने खरीद लिया? अगर हाँ तो 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके रखिए और बने रहिए 12 से 14 रुपीज के टारगेट के लिए। तो जब चीज आपको पहले से पता है कि कुछ अच्छा लग रहा है आपको, तो उसके गिरने का वेट करो किसी भी रीजन से। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर किसी रीजन से कोई स्टॉक गिर जाता है तो उसको खरीदने की तैयारी करनी चाहिए। आज सुबह किसी स्टॉक का नाम आया था, याद तो नहीं आ रहा अभी। वोडाफोन आइडिया, अगर आप 11.5 पर खरीद रहे हो, 11.40 पर आप खरीद रहे हो, स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अभी भी 9 रुपए ही है। टारगेट यहाँ पर अभी भी 12 रुपए ही है। तो 12 से 14 का जंप आप देखोगे, लेकिन 12 रुपए का आपका पहला टारगेट बनता है। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी एंट्री करने वालों के लिए तब तक फेवरेबल नहीं होगा जब तक ये 14 रुपीज ना जाए। सो स्ट्रेटेजी कुड बी हियर दिस कि आप 11.40 पर खरीद रहे हैं, तो 12 के बाद जैसे ही आए तो 11.50 पर ट्रेलिंग लगा करके रख लीजिए। एंड 12 रुपए का टारगेट इज वेरी वेरी पॉसिबल, हो सकता है आज भी आ जाए। सो दिस इज द व्यू। करंट एंट्री बनाना है तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं छोटा नहीं कर पाऊंगी चाह करके भी, बट ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर एक मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं। 9.35 का स्टॉप लॉस से नीचे इसमें बात नहीं बन पाएगी, इतना तो इसको चाहिए ही, इसका नेचर वैसा है। तो आप फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए ठीक है, आप इसको ट्रेड के लिए रखो। और जो टारगेट दिए हैं, जैसे ही 14 रुपीज तक की भी टारगेट आपको अगर अगले 1 क्वार्टर में निकल जाए तो फिर आप ट्रेल करके रख लीजिएगा 12 रुपए पर, बिकॉज दैट गोना एक्ट एज अ सपोर्ट आफ्टर दैट। और उसके बाद आप इसको जितना समय दे सकते हैं दीजिए।
जितना समय दे सकते हैं अभी भी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। मीरा कुकेडिया जी कह रही हैं अंबाला मैम थैंक यू फॉर योर एडवाइस। इसके अलावा बिट्टू गौर जी कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, मैं अंबाला जी का डाई हार्ट फैन हूँ, उनकी बात God. मेरे लिए पत्थर की Thank लकीर you. है। ये देखिए मैम, उनकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। इन्होंने सवाल भी पूछा है एथर एनर्जी को लेकर के, लेकिन Okay. मैम आप कल कह रही थी कि मतलब फ़ैन है नहीं है, लेकिन आप देखिए पत्थर की लकीर अगर कोई कह रहा है तो अब आप सोच सकती हैं कि मतलब कितने बड़े प्रशंसक हैं आपके। हमारे साथ एक और चेहरा जो है स्क्रीन पर दिखा दीजिए, बाजार नीचे आ रहा है तेज़ी के साथ, तो उस चेहरे पर को भी नमन कर लिया जाए। नए साल की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ रचित जी जुड़ चुके हैं और जैसे बाजार इंट्राडे लो के नज़दीक पहुंच रहा था मैं समझ रहा था कि समय हो गया है और कल भाई साहब गए बाजार की मतलब जो है 26,100 मतलब मुझे तो लगा आज ही कहीं 26,200 ना हो जाए। भाई साहब के जाते ही फिर भाई साहब के आने का टाइम हुआ, मैंने कहा इंट्राडे लो पे बाजार, अच्छा मैंने कहा रचित सर का टाइम हो गया आने का। हाँ तो बहुत बहुत स्वागत रचित सर आपका। लेकिन हंसी मजाक चलता रहेगा। नए साल की पहले तो सर हाथ जोड़ करके बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हम सब के लिए ये साल बहुत अच्छा रहे। मैम के जाने का वक्त हो रहा है इसलिए मैं इथर पे पहले व्यू ले लेता हूँ मैम से। मैम इथर एनर्जी को लेकर के बिट्टू जी आपसे जानना चाह रहे हैं, तो इनको जरूर बताइए आप। और चूंकि ये हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी कल भी अच्छा चल रहा था, अभी करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या इथर? करंट लेवल पर पूरा बाय मत करिए, थोड़ा सा रुक के करिए। एथर एनर्जी चलेगा, दैट्स श्योर, मतलब दैट्स माय ओपिनियन, लेकिन करंट प्राइस से ही चलेगा, थोड़ा सा डाउट लगता है। आप इसको ना थोड़ा सा स्लो पार्ट्स में इसको खरीदिए। आज आप खरीदो, मैं खरीदने के लिए मना नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ से जो आपको एक टारगेट मिलेगा वो 850 से लेकर के मेरी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से काफी है 1000 तक ये जा सकता है, और 26 का ही व्यू है, 2026 का ही 800,000 पार कर सकता है। लेकिन खरीदारी आप इसमें थोड़ा सा आज कर लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे, और लगभग आप इसमें 710 705 के लिए तैयारी रखिएगा। आएगा तो वहां पे थोड़ा सा खरीद जरूर लीजिए। रही बात स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस आप 640 से नीचे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ट्रेंड का इसका ट्रेंड का ये सपोर्ट लाइन है, एंड इसको अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू करना है, सो दिस ट्रेंड शुडंट ब्रेक, दैट्स द ओनली थिंग, वन शुड ट्रेंड इज अ फ्रेंड। तो वो चीज सबको समझते हुए आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। हालांकि मैं बहुत कॉन्ट्रा ट्रेड्स भी देती हूँ, बहुत ज्यादा तो कॉन्ट्रा ट्रेड्स ही होते हैं कि जहां से लगे कि अभी बस छोड़ देते हैं लोग, वहां से हम रिवाइवल वाले ट्रेड्स को ढूंढते हैं। बट ये स्टॉक समथिंग ऐसा है जो एनर्जी को अभी भी एनर्जी ईवी सेक्टर में अभी काम कर सकता है। एंड थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, अच्छा लगा कि आपने हमारे काम को अप्रिशिएट किया। नहीं मैम, उसके लिए आपको हम क्या अप्रिशिएट करेंगे, यहाँ पे आपको इसीलिए अवार्ड मिला है, ये तो दर्शक अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, दर्शक आपके डायरेक्ट फैन हो रहे हैं। और इस बीच हमारे एक संगीता पटेल जी हैं, कह रही है, मैं आपसे वापस आ रहा हूँ कि कह रही है हैप्पी न्यू ईयर रचित सर। मतलब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, अंबाला मैम बैठी हुई हैं, हैप्पी न्यू ईयर सिर्फ रचित जी को, ये तो थोड़ी सी नाइंसाफी है मैम। हाँ यस मैम। और मैम ये साल आप और उन्नति करें, तरक्की करें, आपकी टीम तरक्की करे, आपका फैमिली तरक्की करे। मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कह रही थी, आप कह लीजिए और साथ में डिस्क्लोजर दे दीजिए। जी मैम। रचित जी, आपको भी, विपुल जी, फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रेयर सिर्फ एक ही है कि जो हम सब डिजर्व करते हैं, हमारे व्यूअर्स, टीम, सब लोग, हम वो पाए, और ईश्वर के पास में कोई कमी नहीं है। सो दिल से खुशी से मांगिए, उसके पास सब कुछ है। एंड ऑन दिस नोट, वंस अगेन अ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।